हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल अनअकैडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार, एक और धमाकुलस सेशन जो क्लास 10th के लर्नर्स के लिए हो रहा है। और अब भैया, क्योंकि टर्म 1 एग्जाम पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि अब ज्यादा दूर नहीं है। अब ये क्लियर हो चुका है कि एग्जाम होगा, कोई कैंसिल वैंसिल नहीं होने वाला है। कोरोना की सिचुएशन को देखकर बस ये डिसाइड होगा कि तुम्हारे स्कूल से एग्जाम होगा या तुमको घर बैठे एग्जाम देना है। तो दोनों ही केस में एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे टर्म 1 के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और उसी के मद्देनजर, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी टर्म 1 के एग्जाम को ओरिएंटेड हम लोग अब सेशंस लेकर आने वाले हैं अपने अनअकैडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट्स पे। आज का सेशन भी उसी से जुड़ा है, क्योंकि सीबीएसई ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू किए हैं उसमें हमने देखा है कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आए। और आज के इस सेशन में मैं आपसे कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। मतलब आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस की। तो टर्म 1 का जो एग्जाम होगा, इसमें आप ये सोचे कि सिंपल एमसीक्यू आएंगे कि एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, अपन टिक करके आ जाएंगे और अपने को आंसर मिलेगा। सिर्फ सिंपल एमसीक्यू से काम नहीं होगा भाई। केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें हम प्रॉब्लम समझ चुके हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों को मिलने वाला है यहां पर असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चंस। तो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की, जिसके कारण आज मैं तुमसे कनेक्टेड हूं और तुम मुझसे कनेक्टेड हो। अनअकैडमी का सबसे यूएसपी और सबसे यूनिक प्रोडक्ट जो है वो है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको एक डेडिकेटेड बैच मिलता है। टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस अटेंड करने को मिलती है। मतलब टॉप एजुकेटर्स जिनका से कभी आप सपना समझते होगे कि काश इनसे पढ़ पाते, काश हम ऑफलाइन सेंटर में जा पाते और इनसे पढ़ पाते। कोटा शहर में हम एडमिशन ले लें, लाखों बच्चों की भीड़ में कहीं से एक लेक्चर हम लोगों को मिल जाए। अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी पर अब आपको वो सारे एजुकेटर्स मिल रहे हैं जो लाइव क्लासेस आपको दे रहे हैं। और आपको वो क्लासेस हैसल फ्री है, यानी कि आपको घर बैठे बिना किसी परेशानी के घर बैठे आपको अटेंड करनी है। यानी कि आपके मोबाइल से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप वो क्लासेस अटेंड करें और बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे। अगर कॉस्ट कंपेयर करें तो बहुत सस्ता प्राइस है। और उस प्राइसिंग में भी फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा अगर सिर्फ आप एक कोड लगाओगे, विच इज अभी S10। ये मेरा कोड है अभी S10। आपको इस पे अगर आप जैसे आप सब्सक्रिप्शन लोगे, इसको अप्लाई करोगे नीचे, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इस कोड को लगाने पर मिल जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी अबाउट अभी S10। अब इसके आगे बात कर लेते हैं बग्स बाउंटी। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई वीडियो ऐसा है कि जिसमें कोई टेक्निकल ग्लिच है या कंसेप्चुअल वाइज गलत बताया जा रहा है या थ्योरेटिकल वाइज गलत बताया गया है, तो अब आप अनअकैडमी पे रिपोर्ट कर सकते हो। और पहला रिपोर्ट करने पर, अगर आप फर्स्ट हुए रिपोर्ट करने में और वेरीफाई करने पर ये सही पाया गया, तो आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे तो आपको बग्स बाउंटी का फॉर्म मिल जाएगा। उन डिटेल्स को पूरा फिल करना है और अनअकैडमी को सबमिट कर देना है। तो यहां पर भी आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका मिलता है। देन वी हैव अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जो कि प्लस का सब्सक्रिप्शन है, जहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टॉप एजुकेटर का बैच मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रैक्टिस टेस्ट होती है एंड लाइव टेस्ट सीरीज का आप पार्ट बन सकते हो। यानी कि आप रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हो कि आज अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, आज अगर आप एनटीएससी देते हो, आज अगर आप ओलंपियाड देते हो, तो आपकी क्या रैंक बन सकती है, इसको आप अभी एनालिसिस कर सकते हो लाइव टेस्ट सीरीज का पार्ट देखकर। और ये कॉस्टिंग बड़ी नॉमिनल है। मतलब अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 36 मंथ्स का आप कोर्स देखो 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से। 800 रुपए पर मंथ, 28,800 रुपीज, तीनों साल का कोर्स, 10th 11th 12th। और ये डिस्काउंटेड प्राइस आपको तब मिल रहा है जब सिर्फ आप एक कोड लगाओगे, विच इज अभी S10। तो आपको अभी S10 कोड लगाना है एंड यू विल गेट द डिस्काउंटेड प्राइस, अभी S10 का कोड लगाकर। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देन वी हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उन बच्चों के लिए जो पर्सनल मेंटरशिप की तलाश में, जिनको ये लगता है सर हमारी एकेडमिक समस्याएं काफी है, हमारी नॉन एकेडमिक समस्या उससे कहीं ज्यादा है। हम चाहते हैं हमारे एजुकेटर हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी बनाए। हमें स्ट्रैटेजी नहीं पता कि कैसे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करें, या सर टाइम टेबल हम बना तो लेते हैं लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। सर पढ़ने बैठते तो नींद आ जाती है। अगर आपको ये सारी समस्याएं हैं तो अब आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहां आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट होगा, एक एजुकेटर होंगे जो पर्सनल मेंटरशिप देंगे, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी
और पूरी एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक समस्याएं, सारी समस्याओं को दूर करेंगे। वीकली रिपोर्ट आपकी तैयार होगी, हर हफ्ते आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा कि पिछले हफ्ते आपका क्या परफॉर्मेंस था, इस वीक क्या है, नेक्स्ट वीक कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। एजुकेटर पेरेंट्स की कनेक्टिविटी होगी और पूरी डिटेल रिपोर्ट जो होगी वो आपको एक एनालिटिकल वे में आपको समझाई जाएगी और आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट अप किया जाएगा। तो ये मिलेगा आपको कहां पर, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। कॉस्ट देख लेते हैं अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। अगर आप 36 मंथ्स का कोर्स लेते हो तो 36 मंथ का कोर्स जो है वो 66,000 का है, यानी कि 1833 रुपए पर मंथ के हिसाब से। बट इस पे अगर तुम मेरा कोड लगा दोगे, मेरा कोड सबको पता ही है, अभी S10, अभी फॉर अभिषेक, एस फॉर सर, और लीजेंड का जर्सी नंबर होता है 10, तो अभी S10 अगर कोड लगाते हो तो यही 36 मंथ्स का जो कोर्स है ये आपको 1650 रुपए पर मंथ के हिसाब से सिर्फ 59,400 में मिलेगा। और इस कॉस्टिंग को भी आप क्या कर सकते हो, पार्ट पर पेमेंट में देख सकते हो। मतलब इसको भी आप EMI इसकी करवा सकते हो और EMI में इसको तोड़ सकते हो। EMI के लिए आज ही आप अनअकैडमी एक्सपर्ट से बात करें, कहीं भी कोड लगाने की बात आए तो अभी S10 कोड लगाएं। तो ये EMI ऑप्शन है, जैसे आप स्कूल की फीस या ट्यूशन की फीस पर मंथ देते थे वैसे आप यहां पर इसको दे सकते हो। नेक्स्ट इज इमर्ज। अगर आपको लगता है आपकी टर्म 1 प्रिपरेशन को आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत है, एक मॉक टेस्ट कहीं सीरीज मिल जाती, मॉक टेस्ट एनालिसिस आपका कहीं हो जाता, मतलब एक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो यहां पर अनअकैडमी आपको मदद दे रहा है, अनअकैडमी इमर्ज लाकर, जो आपके लिए एक प्योर टर्म 1 एग्जाम के हिसाब से, टर्म 1 के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको यहां पर एग्जाम में अपीयर करना है। इसमें फ्री लाइव मॉक टेस्ट है और जो हर वीक में होंगे, लाइक एवरी सैटरडे एंड संडे, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां पर, हर सैटरडे और संडे होंगे। 11 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, इसके लिए आपको एनरोल करना है। हर सैटरडे संडे आपको यहां पर यह चीज मिल जाएगी सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशंस बाय टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे एंड स्ट्रिक्टली सीबीएसई ने जो पैटर्न इशू किया है, जो एमसीक्यू का टर्म 1 एग्जाम का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर आपको यह एग्जाम अपीयर करना है। देन वी हैव अनअकैडमी कॉम्बैट। ये जो कॉम्बैट है ये बेसिकली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इमर्ज की बात हम लोग कर लेते हैं। 90 मिनट्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होगा। क्लास 10th के लिए सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैथ्स एंड साइंस, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 11th एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए बस एनरोल आपको करना है, जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको कोई कोड लगाना है, क्योंकि आपको कोड लगाना पड़ेगा एनरोल करने के लिए, तो आपको एक ही कोड लगाना है, विच इज अभी S10। सिर्फ एक कोड लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, अभी S10 का कोड लगाना है एंड यू विल गेट फ्लैट ऑफ 10% ऑफ। तो अभी सब्सक्रिप्शन के फ्लैट 10% ऑफ के साथ साथ आपको यहां पर भी एनरोल करने का मौका मिलेगा, तो यहां पर भी आप एनरोल कर सकते हो अनअकैडमी इमर्ज के लिए। देन वी हैव अनअकैडमी इमर्ज की अगर हम बात करें तो 18 सितंबर और 19 सितंबर को अपकमिंग इवेंट है, जो सैटरडे और संडे को होगा एंड दिस इज फॉर क्लास 10th। और जो टाइमिंग होगा इट विल बी फ्रॉम 5 PM to 6:30 PM, 5 बजे से 6:30 बजे के बीच में होगा। इसको बिल्कुल एनरोल फ्री में कर सकते हो। कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कोड आप सबको पता है कि अभी S10 है जो आपको कोड यहां पर लगाना है एनरोल करने के लिए। देन वी हैव अनअकैडमी कॉम्बैट। कॉम्बैट 9th क्लास के बच्चों के लिए, जहां पर वो स्कॉलरशिप जीत सकते हैं वर्थ ₹1 करोड़। साथ ही टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश में, 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट का टेस्ट होगा। 19 सितंबर को यह टेस्ट होगा, जिसको आपको सुबह 11 बजे अपीयर करना है। अगेन इसको भी एनरोल करने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी एंड कोड इज वेरी सिंपल, दैट इज अभी S10 आपको कोड लगाना है। क्लियर हो गया? तो अभी S10 आपको यहां पर कोड लगाना है। नाउ लेट्स बिगिन विद असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, इसको समझेंगे। असर्शन रीजन में बेसिकली 4 ऑप्शंस होते हैं जो मैंडेटरीली होते हैं। 4 ऑप्शंस क्या क्या होते हैं आप समझ लो पहले, क्वेश्चंस तो अभी बाद में आएगा। पहले हम समझते हैं कि असर्शन और रीजन में आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं जनरली। एक होता है स्टेटमेंट 1 और एक होता है स्टेटमेंट 2। एक होता है स्टेटमेंट 1 और एक होता है स्टेटमेंट 2। अब होता क्या है, स्टेटमेंट 1 को हम असर्शन कहते हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि भाई ये एक इनने असर्शन दिया है, मतलब दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट और इनने ये ऐसी बात बोली है कि ऐसा हो सकता है। लाइक असर्शन में आपको वो बोल देंगे कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब वो एक पॉइंट दे रहे हैं आपको असर्शन कि ऐसा होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज एन असर्शन। स्टेटमेंट 2 जो होता है वो उसका रीजन होता है, मतलब वो बताया जाता है कि वो जो स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, वो क्यों होता है वो स्टेटमेंट 2 बताएगा। मतलब स्टेटमेंट 2 का काम ही यही है कि वो ये बताएगा कि वो कैसे होता है।
तो सेकंड होता है इसका रीजन, कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गया है, जो असर्शन बोला गया है, वो क्यों हो रहा है, उसकी बात स्टेटमेंट 2 में बोली गई है। अब जरूरी नहीं है कि ये सही बातें हो, मतलब नॉट नेसेसरीली कि स्टेटमेंट 1 भी आपका ट्रू हो या स्टेटमेंट 2 भी आपका ट्रू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसी हिसाब से हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शन ए जनरली होता है बोथ असर्शन एंड रीजन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। मतलब यहां पर क्या होता है कि लाइक बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और यह बोला गया है कि जो रीजन है वो असर्शन का सही स्टेटमेंट भी है। मतलब जो रीजन आपको दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, वो रीजन भी उस असर्शन का बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा दिया गया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन और रीजन अपने आप में तो बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन असर्शन को कनेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब रीजन असर्शन के लिए सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर इंडिविजुअली देखोगे, अगर आइसोलेशन में वो स्टेटमेंट देखोगे रीजन का, तो वो सही है, लेकिन यह बोलना कि वो रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, यह बोलना बिल्कुल गलत है। तो यहां पर आपको यह बी ऑप्शन उसी कंडीशन में आएगा जब दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन द थर्ड स्टेटमेंट इज ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन सही है बट रीजन है ही गलत, रीजन में जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत ही स्टेटमेंट दिया है, तो ये केस भी हो सकता है। एंड देन वी हैव फोर्थ वन इन विच असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। हो सकता है कि असर्शन जो बोला गया है वो सही बोला गया है और रीजन फॉल्स दिया, ये सी ऑप्शन था, लेकिन हो सकता है कि असर्शन इस बार फॉल्स दे दिया गया है, असर्शन गलत दे दिया गया है और रीजन जो दिया गया है वो बिल्कुल ट्रू दे दिया है, रीजन बिल्कुल सही दे दिया है, ऐसा भी हो सकता है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो फिर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता, बट रीजन का जो स्टेटमेंट है इंडिविजुअली उसको अगर आइसोलेशन में पढ़ोगे तो वो आपको सही लगेगा, बट असर्शन जो होगा वो गलत होगा, तो फिर आपका डी ऑप्शन है। तो आपको ये चारों ऑप्शंस जो है वो समझना बहुत जरूरी है कि ये चारों ऑप्शंस आपको अप्लाई कहां कहां करने। तो चार ऑप्शंस कहां कहां अप्लाई करने, जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो और रीजन सही कनेक्शन भी दे रहा हो असर्शन का, तो ए ऑप्शन। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन सही कनेक्शन नहीं दे रहा, सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो फिर बी ऑप्शन। अगर असर्शन सही है लेकिन रीजन का स्टेटमेंट ही गलत है, तो सी ऑप्शन। और अगर असर्शन ही गलत है लेकिन रीजन को अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हो तो रीजन सही स्टेटमेंट दे रहा है, तो फिर डी ऑप्शन। ये चार ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। अब सवाल है कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसकी अप्रोच क्या होगी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसकी अप्रोच क्या होगी, इस पर हम अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखना, आप असर्शन को पढ़ना, मतलब आपको पढ़ना है स्टेटमेंट नंबर 1 पहले। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि भैया आपको असर्शन सबसे पहले पढ़ना है, रीजन पढ़ो ही मत, और 2 सेकंड के लिए अपना ध्यान डाइवर्ट करो और सोचो कि क्या यह असर्शन सही है। इसका रीजन कुछ भी दो, रीजन पढ़ना ही नहीं है, पहले यह सोचना है कि क्या असर्शन सही है। आपके वहीं पर 2 ऑप्शन समझ में आ जाएंगे कि असर्शन हां सही है कि नहीं है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अब मेरे 4 ऑप्शंस में से कितने ऑप्शंस बचे। फिर 2 सेकंड के लिए डाइवर्ट हो थोड़ा सा और फिर पढ़ो रीजन का स्टेटमेंट, जो भी आपको रीजन दिया गया है वो रीजन का स्टेटमेंट आप फिर से पढ़ो। तो आपने रीजन का स्टेटमेंट फिर पढ़ा, अब आप सोचो क्या रीजन सही है। असर्शन को भूल जाओ, असर्शन सोचो ही मत, दिमाग में लाइव मत असर्शन, भैया आप सीधा सोचो क्या कि ये रीजन है, क्या ये स्टेटमेंट अब सही है। अगर आपको ये लगता है सही है या आपको लगता है गलत है, जो भी लगे आपको, उससे आपको और ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा मैं किस तरफ ऑप्शंस में हूं। अब अगर रीजन गलत आ रहा है तो आपको वहीं पर आंसर वैसे मिल चुका होगा, लेकिन अगर मान लो असर्शन और रीजन दोनों सही आ रहे हैं, तो फिर अब आपको दोनों स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ना है। मतलब अब आपको यह देखना है कि क्या रीजन जो बोल रहा है वो असर्शन के लिए फिट बैठ रहा है, क्या रीजन में जो चीज लिखी है क्या वो असर्शन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है, क्या वो सही एक्सप्लेनेशन दे पा रही है, फिर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। मतलब आपको हर एक स्टेटमेंट, स्ट्रैटेजी सिंपल है असर्शन रीजन की, अब मैं सारे स्टूडेंट को यही बोलता हूं, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन हो, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है। पहले पढ़ लो असर्शन का स्टेटमेंट, सोच लो ये सही है कि गलत है, 2 सेकंड इधर उधर डाइवर्ट करो, भूल जाओ कि तुमने असर्शन पढ़ा था, फिर पढ़ लो रीजन, फिर रीजन का स्टेटमेंट सोच लो कि सही है कि गलत है। आंसर ऑलमोस्ट 90% टाइम्स उसी में मिल जाएगा।
फिर एक केस और बचेगा जब दोनों को साथ में भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों को साथ में पढ़कर बस ये देख लो क्या रीजन बिल्कुल सही कनेक्ट कर रहा है असर्शन को, क्या रीजन बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, आपका फाइनल आंसर वहां मिल जाएगा। ये स्ट्रैटेजी अगर लगाओगे, आई काउंट ऑन मी, आई बेट कि आप असर्शन रीजन के सारे क्वेश्चंस वहां पर बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करके होंगे। तो वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। दिस विल बी द असर्शन एंड रीजन। चर्चा करते हैं इस पर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी चीजें मैंने अभी तक तुमको बताई उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहां पे। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, असर्शन आपको दिया गया है और रीजन भी आपको दिया गया है। पहले मैं असर्शन पढ़ूंगा, ठीक है। असर्शन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। When HCl is added to zinc granules, a chemical reaction occurs। अच्छा, जब HCl को आप जिंक ग्रैनुअल्स में से ऐड करोगे तो केमिकल रिएक्शन होगी। क्या यह बात सही है? देख लेते, पता कर लेते हैं क्या यह स्टेटमेंट सही है। तो जिंक हो गया और HCl हो गया। हमें पता है मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है, लेकिन सारे मेटल नहीं करते। कौन से मेटल करते हैं? जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हो, यानी कि जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो। क्या जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखा गया? बिल्कुल रखा गया है। तो क्या जिंक रिएक्ट करेगा? 100% जिंक जो होगा वो यहां पर रिएक्ट करेगा। 100% जिंक आपका यहां पर रिएक्ट करेगा। तो जिंक H को डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन होगी ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी H2 के फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 ऐड कर देंगे, मतलब रिएक्शन होगी। मेरे हिसाब से असर्शन बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज ट्रू, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, असर्शन ट्रू है। अब आगे सुनते हैं। रीजन दिया गया है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट्स दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। रीजन यह दिया गया है कि जब भी कोई गैस इवॉल्व होगी या कभी भी कोई कलर चेंज होगा तो यह इस बात का इशारा होगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। यह बात भी बिल्कुल सही है, रीजन इस बात पे भी सही है, क्योंकि कभी भी कोई गैस इवॉल्व हो और या कभी भी किसी कंपाउंड का जो हम रिएक्टेंट बनाकर लेकर आए घर से, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो 100% केमिकल रिएक्शन होगी। अब क्या इस तो रीजन भी सही है। तो ये समझ में आया कि रीजन भी सही स्टेटमेंट है। तो रीजन का स्टेटमेंट भी सही है। अब तुम्हें देखना है कि क्या ये असर्शन पे फिट बैठ रहा है, क्या ये असर्शन पे फिट बैठ रहा है, क्या असर्शन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें केमिकल रिएक्शन की पहचान हो जो रीजन में बताई गई है। हां, यहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और जब हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो यह भी इशारा है कि असर्शन में बोला गया स्टेटमेंट सही है कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, और रीजन ने उसको जस्टिफाई भी किया है क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। कलर भी आप चेंज कर देख सकते थे, लेकिन कलर पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उससे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? हाइड्रोजन गैस का निकलना। तो भैया हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो इट मींस द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। इट मींस दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो भैया ये रिएक्शन हो रही है, ये कंफर्म बात हो गई। और इसका मतलब ये हो गया असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शंस को एक बार आप देख लेना, हालांकि बट assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation for assertion as well। ये जो भी ऑप्शन सीरियल होगा वो आप यूज कर लेना। तो ऑप्शन ए था तो ऑप्शन ए यूज हो गया। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। असर्शन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, थर्मल डीकंपोजिशन, और हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट जब भी डीकंपोज होगा CaCO3 थर्मल डीकंपोजिशन, तो ये चूने का पत्थर बना लेगा विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, मतलब असर्शन 100% करेक्ट है, क्योंकि हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। अच्छा, वाटर दे रहा है, सॉरी, वाटर नहीं दे रहा भाई, असर्शन ही गलत है। वाटर नहीं देगा, वाटर कैसे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, माय मिस्टेक। वाटर नहीं दे रहा, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा। देखो ये होता है जल्दबाजी का, मैंने CO2 ध्यान ही नहीं दिया कि यहां वाटर लिखा है, तो वाटर था, गलत हो गया, यही असर्शन गलत हो गया। तो असर्शन गलत हो गया। अब तुम देखो असर्शन इज ट्रू वाले कितने ऑप्शंस थे, तुम देख लो यहां पर। देखो
असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, असर्शन इज ट्रू, मतलब एबीसी तो गए, आंसर डी होना चाहिए, तो मतलब ऑप्शन डी होना चाहिए। अब तुम रीजन पढ़ो या नहीं पढ़ो, आंसर तो तुम्हें मिल गया कि डी है, आंसर तो तुम्हें मिल गया कि डी है, बट फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, रीजन सही है लेकिन असर्शन ही गलत है, तो रीजन उस बात को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखो मैंने इंडिविजुअल स्टेटमेंट पढ़ा, मेरे को तो असर्शन पे आंसर मिल गया था, ठीक है। अच्छा वो कई बार एक ऑप्शन और दे देंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, एक ई ऑप्शन भी इसमें आ सकता है, बोथ इसलिए तो फिर रीजन को भी पढ़ लेना एक बार। यहां पर नहीं होगा क्योंकि रीजन यहां पर सही लिखा है, अगर रीजन भी गलत होता तो फिर वो फिफ्थ ऑप्शन होता, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो वैसे हमारे पास 4 ही ऑप्शंस वहां पर दिए गए थे, तो 4 ऑप्शन के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन जो था वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट इसका था। क्लियर टू एवरीवन? एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट? बहुत शानदार, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चर्चा करते हैं। ओके नाउ लेट्स मूव अहेड, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड फिर से पढ़ेंगे। ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस, सबको पता है, और थर्मल डीकंपोजिशन होता है PbNO3 होल ट्वाइस का, तो दिस विल गोइंग टू थर्मली डीकंपोज इनटू PbO, लेड ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये रिएक्शन है थर्मल डीकंपोजिशन की, और चूंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, चूंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज हैविंग ब्राउन फ्यूम्स। तो इस गैस के जो फ्यूम्स होंगे, मतलब जो धुआं छोड़ेगी, ये धुआं निकलेगा, वो ब्राउन फ्यूम्स होंगे उसके। सो दिस विल बी कंसीडर्ड टू बी हैविंग ब्राउन फ्यूम्स, तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बोले तो मेरे उसमें असर्शन बिल्कुल सही है भाई, मतलब असर्शन बिल्कुल सही है, इट इज ट्रू, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रीजन क्या बोलता है। रीजन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे रीजन को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यू टू डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये भी तो सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड एज अ डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का ये थर्मल डीकंपोजिशन हो रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, भाड़ में जाए, ऑक्सीजन बन रहा है, भाड़ में जाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन रहा है जो ब्राउन फ्यूम देता है। ये बात रीजन बोल रहा है, और इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ब्राउन फ्यूम आते हैं। तो रीजन जस्टिफाई भी कर रहा है असर्शन को कि भैया ब्राउन फ्यूम क्यों आएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा अब यहां सुनो, यहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बोलिए, अगर यहां वो ऑक्सीजन गैस बोल देता तो रीजन तब भी सही होता, क्योंकि ऑक्सीजन गैस भी इसके डीकंपोजिशन पे निकल रही है, लेकिन फिर रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्राउन फ्यूम की गैस ऑक्सीजन की वजह से थोड़ी ना आ रही है, और रीजन ऑक्सीजन की बात कर रहा होता अगर तो, लेकिन रीजन ने चूंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात की है, और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस प्रोड्यूस करने वाली है, तो इस बात से साबित हो गया कि जो ब्राउन गैस है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस होती है, जो ब्राउन फ्यूम्स हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है, और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट से प्रोड्यूस होता है। तो मतलब यह है कि भैया रीजन भी बिल्कुल करेक्ट ट्रू है, एंड इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज ऑल्सो the correct explanation। तो रीजन सही भी है एंड इज ऑल्सो दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन ए। सो दिस विल बी ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन ए आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? ये होता है असर्शन रीजन का। थर्ड क्वेश्चन था, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड के बाद चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर
विथ ऑक्सीजन कॉपर सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, कॉपर की रिएक्शन वो बोल रहे हैं वो ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो मतलब भैया जो कॉपर है हमारा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। बढ़िया बात है। रिएक्शन देख लो भाई साहब, रिएक्शन देख लो, रिएक्शन में है मजे। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज ना हो रहा है, मतलब इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा CuO, मतलब यहां पर हो रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन बिकॉज वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लें इसका एक बार, फिर अपन चर्चा करते हैं इसकी। तो अब आपने स्टेटमेंट देखा कि उसमें लिखा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन कॉपर ऑक्साइड CuO। तो ये बात तो क्लियर है कि कॉपर अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है भाई साहब, और कॉपर अगर अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है तो पहले कॉपर नहीं था उसके जीवन में, बाद में आ गया, बोले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और जिसका भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है हम उसको कहते हैं वो ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि वो ऑक्सीडेशन दिखाता है। तो मतलब कॉपर ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, कॉपर दिखा रहा है ऑक्सीडेशन। अब आगे मेरी बात समझेंगे, अगर कॉपर ऑक्सीडेशन दिखा रहा है तो खुद भले ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन किसी और को रिड्यूस कर रहा होगा। यह बात मैंने तुम्हें केस स्टडी में भी बहुत डिटेल में बताई है। जो खुद अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो किसी को तो रिड्यूस कर रहा होगा, और उसका नाम वही आएगा जो काम वो दूसरे के साथ कर रहा है, तो वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम इसको बोल देंगे कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये बात साबित हो गई। अब मेरी बात को समझे। सो इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो कॉपर सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। असर्शन बिल्कुल सही है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो असर्शन बिल्कुल सही है, इट्स 100% ट्रू। अब आगे बात समझेंगे। रीजन, द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो ये बोल रहे हैं कि कोई सा ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करे वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन को ऐड करेगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो 100% इसका मतलब यह है कि रीजन भी सही है और रीजन जस्टिफाई भी कर रहा है असर्शन को, रीजन जस्टिफाई भी कर रहा है असर्शन को। तो रीजन और असर्शन दोनों सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो बोथ ए एंड आर are true and R is the correct explanation, and R is the correct explanation of assertion। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं देखो इसी तरीके से प्रैक्टिस करा रहा हूं कि पहले मैंने तुमको असर्शन पढ़ा दिया, फिर मैंने तुमको थोड़ी देर के बाद रीजन पढ़ा दिया। असर्शन पहले पूछ लिया कि सही है कि गलत है, वो तुमने बता दिया, फिर रीजन पूछ लिया कि सही है कि गलत है, वो तुमने बता दिया। तो दोनों चीजें इस तरीके से हो रही हैं, और असर्शन और रीजन हमने इस तरीके से देख लिया है। क्लियर हो गया? और फिर दोनों को कनेक्ट करते हैं, अगर दोनों सही लगते हैं तो दोनों को कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या रीजन ने सही एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं दिया असर्शन का। तो ये भी एक तरीका है, चर्चा करेंगे इस पर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, क्योंकि एटम सेम होते हैं ना, और वैसे भी बैलेंस क्यों किया जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को भैया हम बैलेंस करते क्यों हैं? तो बैलेंसिंग के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना। और एक्चुअली कहानी तो डाल्टन के एटम से शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। बोले तो जितने एटम हम लेकर आए उतने ही एटम बनेंगे प्रोडक्ट तरफ भी, और केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स अपने आप को ना खत्म करेंगे ना पैदा करेंगे।
तो फिर उसको मास से कनेक्ट कर दिया गया कि जब एटम ऐसा कर सकते हैं तो फिर मतलब मास कंजर्व रहेगा, सिंपल शब्दों में मास कंजर्व रहेगा। तो ये बात आई थी कि भैया हाँ ठीक है, मास जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा, तो मास विल बी कंजर्व्ड। और फिर ये बैलेंसिंग इसलिए की जाती है ताकि दोनों तरफ के एटम्स बैलेंस हो जाए, जिससे मास कंजर्व्ड भी बन जाए। तो दिस विल गोइंग टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो दिस विल गोइंग टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इस वजह से रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम रहेगा, मतलब टोटल मास इज ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। असर्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो असर्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है। बट अब रीजन की बात करते। रीजन, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। बिल्कुल सही है रीजन भी। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास खत्म होगा ना ही मास पैदा होगा, क्योंकि एटम ही खत्म नहीं होगा और एटम ही पैदा नहीं होगा। तो रीजन भी ट्रू है और रीजन जस्टिफाई भी कर रहा है असर्शन को, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है। रीजन में जो स्टेटमेंट दिया वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है। तो वो बता रहा है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करना है, यानी कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। सो रीजन विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन एज वेल। तो दोनों इसमें बिल्कुल सही हैं। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 पर आते हैं। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। ये बिल्कुल सही है। हर मेटल एक जैसे रिएक्टिविटी नहीं दिखाता, क्योंकि हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, सुनकर पटौदी भाई, हंसकर बोले तो हाइड्रोजन, कल्टी कर गए और बोले आ जाओ दिलाऊं तुम्हें गोल्ड और प्लैटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की। इसमें जो मेटल ऊपर लिखे गए, ऊपर की तरफ हैं, वो रिएक्टिव हैं, और जो मेटल नीचे की तरफ लिखे गए वो उससे कम रिएक्टिव है, उनकी रिएक्टिविटी कम है। तो ऊपर वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले मेटल्स की रिएक्टिविटी कम है। और इसलिए चाहे वाटर हो या चाहे एसिड हो, इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होगी। चाहे वाटर हो चाहे एसिड हो, उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होगी। तो दोनों की रिएक्टिविटी आपको अलग अलग मिलेगी। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। अब रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन क्या बोलता है? रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। यही बात तो मैंने अभी एक्सप्लेन करी। तो मैंने भी तो एक्चुअली उसका रीजन ही दिया तुमको। मैंने भी क्या दिया तुमको? उसका रीजन ही तो दिया कि रिएक्टिविटी हर मेटल की अलग अलग है एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा मेटल कहां रखा गया है, क्योंकि जो ऊपर मेटल रखे गए वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे रखे गए वो लेस रिएक्टिव है, बिकॉज दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है भाई साहब रिएक्टिविटी का। तो जितने मेटल्स रिएक्टिव है वो ऊपर है। तो अगर ऊपर मेटल रखा गया है तो वो वाटर हो या एसिड हो उससे अच्छे से रिएक्ट करेगा, जबकि जो नीचे मेटल रखा गया है वो वाटर हो या एसिड हो उससे अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा, उसकी रिएक्टिविटी कमजोर होगी। तो ये रिएक्टिविटी इसलिए मेटल टू मेटल वेरी करती है। वाटर और एसिड के प्रति मेटल टू मेटल वो रिएक्टिविटी इस वजह से वेरी करती है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज 7th क्वेश्चन नाउ। 7th क्वेश्चन असर्शन पढ़ेंगे। HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। HCl गैस लिख दी उनने, तो एक बात क्लियर कर दी, HCl गैस है मतलब ड्राई फॉर्म में, मतलब पानी नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं। डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अब कई लोग सोचेंगे सर ये असर्शन गलत है, क्योंकि सर HCl एसिड होता है और अगर ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो रेड में कन्वर्ट कर देगा। कॉमन सेंस है, लेकिन कब? जब एक्वस मीडियम हो। अरेनियस का स्टेटमेंट याद है? कोई भी कंपाउंड तब एसिड माना जाएगा जब
पानी में जाकर, बोले तो एक्वस मीडियम में जाकर अपने अंदर से H+ आयंस निकालेगा। ड्राई स्टेट में, गैशियस फॉर्म में वो H+ आयंस नहीं निकालेगा, तो वो एसिड नहीं माना जाएगा। तो अगर यहां लिटमस पेपर गीला होता या HCl गैस नहीं होती, HCl एक्वस फॉर्म में होती, तो दोनों ही सूरत में ब्लू लिटमस पेपर रेड बदल जाता। लेकिन प्रॉब्लम यहां क्या है, यहां पर HCl गैस है, ड्राई है, ब्लू लिटमस पेपर भी ड्राई है, मतलब मॉइस्चर भी नहीं है, कहीं एक्वस फॉर्म भी नहीं है, तो HCl कहीं पे भी एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। और अगर वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा तो फिर इसका pH चेंज नहीं होगा, या इसका जो लिटमस पेपर का कलर है वो चेंज नहीं होगा। सो डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। असर्शन भी यही बात बोल रहा है, तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। तो मैंने सिर्फ असर्शन पढ़ लिया और बोला कि बिल्कुल सही बात बोल रहा है असर्शन, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बट देन कम्स अप द रीजन। अब रीजन सुनो, HCl गैस डिसॉल्व्स इन द वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयंस। HCl गैस डिसॉल्व्स इन द वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर। वो कह रहे हैं HCl गैस जो है वो रेड लिटमस पेपर में डिसॉल्व होगी और H+ आयंस प्रोड्यूस करेगी जब पानी में डिसॉल्व होंगे। ये बात तो सही है। पढ़ो आप, रीजन देखो एक बार, रीजन समझो एक बार। पढ़ा आपने रीजन? क्या लगा रीजन? HCl गैस डिसॉल्व्स इन द वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयंस। ये बात बिल्कुल सही है। जो HCl गैस होगी ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी, जो वेट लिटमस पेपर में होगा और H+ आयंस रिलीज करेगी। रीजन का इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही है, लेकिन तुम रीजन और असर्शन को देखोगे तो कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहां वो बात कर रहा है वेट लिटमस पेपर की और यहां असर्शन में बोल रहा है ड्राई, तो कोई कनेक्शन नहीं है। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है। assertion is also true and reason is also true, but reason is not the correct explanation of assertion. So both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. तो इसके लिए क्या आएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी था, ये एक बार चेक कर लेना आप वहां पर अपने एग्जाम में कि कौन सा ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उस हिसाब से, बट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? तो ये चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। Now, next question, 8th question. During electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride, hydrogen is produced at anode and chlorine gas is produced at cathode. अच्छा, आपने aqueous form of NaCl ले लिया, brine solution जिसको कहते हैं, और उसका एक इलेक्ट्रोलिसिस कराया। तो हमें पता है ब्राइन सोल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा? NaCl होगा जो aqueous फॉर्म में होगा, और क्या क्या दे देगा? ध्यान से सुनेंगे, एक्वस फॉर्म में होगा और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्या क्या देगा? सबसे पहले तो NaOH देगा, NaOH प्लस H+ पानी में से निकलेंगे, वो H+ जो है वो कैटायन होंगे, वो कैथोड की तरफ भागेंगे। तो H+ कैटायन होंगे जो कैथोड की तरफ भागेंगे, और कैटायन कैथोड की तरफ भागकर एक इलेक्ट्रॉन वहां से ले लेंगे।
याद हो अगर मैंने थ्योरी में एक पूरी चीज बताई है। और जब H+ वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे पीछे एक और H+ भी आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर H में कन्वर्ट होगा, बाद में ये दोनों मिलकर H2 गैस बना लेंगे, जो कहां से लिबरेट होगी, कैथोड से लिबरेट होगी। तो H2 गैस कहां से लिबरेट होगी, कैथोड से लिबरेट होगी। तो कैथोड से लिबरेट होगी। लेकिन वो कह रहा है हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट एनोड, ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया, यहीं से फॉल्स हो गया। असर्शन इज फॉल्स, असर्शन बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन गैस एनोड पे नहीं, कैथोड पे होगी। एनोड पे कौन सी होगी, इसके साथ एक और निकलेगी क्लोरीन गैस Cl-, और Cl- क्या होता है, एनायन। Cl- क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एनायन, तो Cl- विल बी एन एनायन। और अगर Cl- एनायन है तो भाई साहब ये भागेगा एनोड पर, ये भागेगा एनोड पर, और Cl- अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये Cl- Cl में कन्वर्ट होगा तो पीछे एक और Cl- आएगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl में कन्वर्ट होगा। बाद में ये दोनों Cl और Cl मिलकर क्लोरीन गैस Cl2 गैस बना लेंगे। बाद में ये दोनों मिलकर क्लोरीन गैस Cl2 गैस बना लेंगे। तो Cl2 गैस रिलीज होगी एनोड से। जो असर्शन में बोला गया कि क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट कैथोड, गलत बोला गया, वो एनोड से प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एनायंस एनोड की तरफ भागते हैं और जो कैटायंस होते हैं वो कैथोड की तरफ भागते हैं। अब देख लेते हैं रीजन। असर्शन तो गलत ही हो गया। आयंस गेट अट्रैक्टेड टू ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, ये बात तो सही है। जो आयंस होंगे वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, H+ है ना, तो कैटायन मींस इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है ये कैथोड की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। वो एक मेटल की रॉड होगी जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी जाएगी, तो कैथोड विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, जिस पर कैटायन भागेगा। इन द सेम वे एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जो एनायंस है Cl- वो नेगेटिवली चार्ज्ड है भाई, यहां पे एनायन Cl- जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। और वो क्यों एनोड की तरफ भाग रहा है, क्योंकि एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, क्योंकि एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो दिस विल गिव यू दिस विल फॉर्म अ नेगेटिव, दिस विल अट्रैक्ट द नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो नेगेटिव आयंस उसकी तरफ आएंगे ना, ये यहां पर बन जाएगा, दिस विल बी द फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रीजन तो इट इज ट्रू। सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब ये कौन सा ऑप्शन था, एक बार ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं अपन। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी था। तो इस क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन का असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, 8th क्वेश्चन का। क्लियर हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। पीओपी को आप मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करते हो, पीओपी को आप मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसको क्यों मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में करना पड़ता है, क्योंकि ये एनवायरमेंट से मॉइस्चर ले लेगा, यानी कि 3/2 H2O ले लेगा और हार्ड मास जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड मास जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो CaSO4.2 H2 होता है। इसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 H2O। ये जिप्सम होता है एंड दिस विल बी हार्ड मास। सो दिस विल बी जिप्सम एंड दिस विल गोइंग टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू हार्ड मास। तो ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बचाना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन एब्सोल्युटली ट्रू है। रीजन क्या दिया है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स इनटू अ हार्ड मास, सही बात है, ऑन वेटिंग विथ वाटर, बिल्कुल सही है, टू फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ओहो भाई साहब, ये बस वर्ड गलत लिख दिया, ये वर्ड गलत लिख दिया। एनहाइड्रस मतलब बिल्कुल सूखा, उसमें पानी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, जब पानी ऐड कर लेगा तो फिर तो 2H2O बन जाएगा ना। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, तो वो तो बन गया आपका CaSO4.2H2O। एनहाइड्रस नहीं है, हाइड्रेटेड है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको बोलते, तो एनहाइड्रस गलत है, दिस इज फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो रीजन जो होगा वो गलत होगा, तो इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी। बाकी आपके उधर हो सकता है ऑप्शन का सीरियलिंग बदल दे, नॉट नेसेसरी कि जो मैं ऑप्शंस बता रहा हूं वही सही होंगे, ऑप्शन की सीरियलिंग बदल सकते हैं, इसलिए आप ऑप्शन से एक बार अच्छे से पढ़ लेना और लिख लेना कहीं पे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका भी। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 10th, HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। ये तो सही बात है, क्योंकि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं ऑर्गेनिक एसिड से, तो एसिटिक एसिड तो ऑर्गेनिक एसिड है, दिस इज OA, दिस इज इनऑर्गेनिक एसिड IOA, और IOA स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल सही बोला, और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन अब ये देख लेते हैं क्या रीजन दिया गया है, ऑन डिसोसिएशन HCl यील्ड्स लेसर हाइड्रोजन आयंस। अरे जब स्ट्रॉन्गर है तो लेसर हाइड्रोजन आयंस कैसे निकलेंगे, अगर HCl स्ट्रॉन्गर है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा भाई साहब, पानी में जाएगा तो जितने तुमने मॉलिक्यूल ले रखे हैं वो सभी H+ और Cl- अपने अंदर से रिलीज करेंगे, जो एक्वस फॉर्म में होंगे, ये दोनों ही अपने अंदर से H+ और Cl- रिलीज करेंगे, मतलब जितने तुमने मॉलिक्यूल ले रखे हैं सारे मॉलिक्यूल्स ये H+ और Cl- आयन रिलीज करेंगे, तो ये तो कंफर्म बात है। एंड उसमें लिखा है लेसर हाइड्रोजन आयंस फॉर द सेम कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एसिटिक एसिड के सेम कंसंट्रेशन में एसिटिक एसिड के लेसर आयंस होंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड वीक है, और वो वीक है इसलिए वो लेसर आयंस निकालेगा। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो CH3COOH होता है, इसको अगर आप एक्वस मीडियम में भेज दो तो डिसोसिएट ये भी करेगा CH3COO- प्लस H+ में। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जितने मॉलिक्यूल्स तुम ले रहे हो सारे मॉलिक्यूल्स नहीं तोड़ेगा। मान लो तुमने 10 मॉलिक्यूल लिए तो 10 के 10 मॉलिक्यूल नहीं तोड़ेगा, 9 मॉलिक्यूल तोड़ेगा या 8 तोड़ेगा, कुछ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड ही रह जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट, एसोसिएटेड ही रह जाएंगे मतलब चिपके हुए रह जाएंगे, उसमें से H+ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, ये हायर क्लास का मुद्दा है, लेकिन नहीं निकलेगा इसलिए वो वीक एसिड की कैटेगरी में, तो इसके द्वारा निकलने वाला H+ की मात्रा कम होगी और HCl के H+ के निकलने की मात्रा ज्यादा होगी। तो अगेन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो रीजन बिल्कुल फॉल्स है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी था ये भी पिछली बार की तरह, तो इट विल बी ऑप्शन सी। तो इसका भी सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर 11th क्वेश्चन देखते हैं। Okay, now let's move ahead. 11th question. Magnesium chloride is an ionic compound. अच्छा, आयनिक कंपाउंड हमें याद रखना है, जनरली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होता है। क्यों? मेटल वो होते हैं जो आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, वो डोनेट करना चाहते हैं, वो बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। और नॉन मेटल वो होते हैं जो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, वो बोलते हैं हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम इसलिए नॉन मेटल बने। तो मेटल और नॉन मेटल कहीं भी मिलेंगे तो वो दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर लेंगे। और यहां में पता है मैग्नीशियम क्लोराइड अगर मैं बोल रहा हूं MgCl2, तो मैग्नीशियम एक मेटल है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है, जिसकी चाहत है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, क्योंकि 2,8,2 कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तभी वो
स्टेबल होगा क्योंकि 2,8 का स्टेबल ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। उसकी मुलाकात होती है क्लोरीन से, जो एक नॉन मेटल है। क्यों वो एक नॉन मेटल है? क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं 2,8,7, यानी कि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको एक ऐसे एलिमेंट की तलाश है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। लेकिन अब तुम सोचोगे सर मैग्नीशियम 2 लूज करना चाहता है और क्लोरीन 1 गेन करेगा, तो कुछ नहीं करेंगे, हम 2 क्लोरीन ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। MgCl2 में देख लो 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरा क्लोरीन एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, तो टोटल हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब मैग्नीशियम और ये 2 क्लोरीन एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं, तो 100% मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2 क्लोरीन उसको गेन कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा यहां से, देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से दे विल गोइंग टू फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड तभी बनता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर बनने वाला MgCl2 एक 100% आयोनिक कंपाउंड बोला जाएगा, तो इट विल बी एन आयोनिक कंपाउंड। इसका मतलब असर्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू, असर्शन बिल्कुल सही है, असर्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू। रीजन क्या दिया गया है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बाय म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही दिया गया, यही तो मैंने बताया है। Mg मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे मेटल से नॉन मेटल की तरफ, मेटल से नॉन मेटल, म्यूचुअल ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का। मेटल बोलेगा मैं लूज करना चाहता हूं, क्लोरीन बोलेगा मैं गेन करना चाहता हूं, नॉन मेटल हूं तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा नॉन मेटल की तरफ, तो म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, ये बिल्कुल सही है, और रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So both assertion and reason are true, and reason is also correct explanation of ए। क्लियर हो गया? सो इसके लिए क्या होएगा? ऑप्शन ए था, सो दिस विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये 11th क्वेश्चन है जिसमें आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया गया और आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बोला गया। क्लियर टू एवरीवन? स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे और चर्चा करते हैं। अब आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन पर, लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन ये रहा, असर्शन दिया गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल गलत। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड जिंक ऑक्साइड्स है तो मेटल ऑक्साइड्स, तो पहली बात तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो पहले तो एक चीज तुम लिख लो, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो पहली बात तो बेसिक होते हैं, वो एसिडिक होते ही नहीं है कहीं से, तो दे आर बेसिक, दे हैव टू बी बेसिक। और उसके ऑपोजिट कर लो, ऑन द कॉन्ट्ररी, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं और उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑल दोज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो ऑल दोज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक हो गए, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक हो गए। लेकिन यहां पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया गया है और जो जिंक ऑक्साइड दिया गया है, ये पहली बात तो एसिडिक तो कहीं से भी नहीं है, अगर होते तो बेसिक होते क्योंकि दोनों मेटल ऑक्साइड्स हैं। और यहां पर ये दोनों एक्चुअली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब जिनके पास एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करने की क्षमता हो, जो खुद को एसिड का रूप धारण भी कर सकते हैं, अगर सामने जरूरत है किसी को एसिड की तो खुद एसिड बन जाएंगे, और ये खुद को बेस का भी रूप धारण करवा सकते हैं, मतलब खुद बेस भी बन सकते हैं। अगर जरूरत है सामने वाले को कि किसी बेस की जरूरत है तो ये बेस बन के जा सकते हैं। ये दोनों का बिहेवियर रख सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो Al2O3 हो या फिर जिंक ऑक्साइड हो, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विच बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस।
तो इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है एसिड बनकर किसी बेस से भी रिएक्ट कर सकता है और खुद बेस बनकर किसी एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। एम्फोटेरिक एसिड लिख दिया मैंने, सॉरी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। इट इज नॉट एसिड, इट विल बी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक लिख दो, ऑक्साइड्स भी मत बोलो, इट शुड बी सिंपल एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये एम्फोटेरिक हो गया, क्लियर हो गया। तो असर्शन बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। नाउ रीजन देख लेते हैं। एम्फोटेरिक नेचर मींस दैट सब्सटेंस हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। रीजन बिल्कुल सही है, यही बात तो मैंने अभी समझाई। रीजन बिल्कुल सही है, इट्स ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो रीजन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर मींस that substance have both acidic as well as basic character, तो it will be absolutely true। तो इसमें क्या लिखेंगे? assertion is false but reason is true। अब ये कौन सा ऑप्शन था? लास्ट ऑप्शन था, तो इट विल बी ऑप्शन डी। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी। क्लियर हुआ assertion रीजन? बस इसी तरीके के सवाल आएंगे। और देख लो, मैं असर्शन के बाद रीजन नहीं पढ़ता, मैं असर्शन को जस्टिफाई करता हूं। पहले मैं देखता हूं कि असर्शन सही है कि नहीं है, फिर रीजन को पढ़ता हूं कि रीजन, देखता हूं कि रीजन सही है कि नहीं है, और रीजन अगर सही लगता है तो फिर रीजन को कनेक्ट करके देखता हूं कि क्या वो असर्शन से कनेक्ट हो रहा है, सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, आंसर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो, फिर चर्चा करते हैं। और ओके, सो दिस वॉज अबाउट द असर्शन एंड रीजन स्टूडेंट्स। और यहां पर हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस अभी तो फिलहाल के लिए यहां पर रोक दिए, लेकिन आगे के और सेशंस मिलते रहेंगे जिसमें हम इसके आगे और असर्शन, रीजन, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स, हमने सिंपल एमसीक्यू, इन सब की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो लगातार आप जुड़े रहिए क्योंकि अब जितने भी सेशंस होंगे ना वो टर्म 1 ओरिएंटेड रहेंगे। जितने भी सेशंस, चाहे कोई भी एजुकेटर ले रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, वो टर्म 1 पर फोकस करते हुए अब आपके सेशन चलेंगे। तो बिल्कुल आपकी ड्यूटी बनती है इस चैनल को स्प्रेड करने की, इस चैनल को वायरल करने की, इस वीडियो को वायरल करने की, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जस्ट अ रिमाइंडर, अनअकैडमी अगर प्लस और आइकॉनिक लेते हो, जहां एक डेडिकेटेड बैच मिलेगा, एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग पर आपकी क्लासेस को स्केड्यूल किया जाएगा, एक डेडिकेटेड बैच अलॉट होगा, एक एडुकेटर होंगे जो आपको प्रिसाइसली पढ़ाएंगे कि आपके कोर्स के हिसाब से आपके पूरा परफॉर्मेंस चलेगा और पूरा सिलेबस चलेगा। उस कोर्स को अगर लेना चाहते हो तो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अभी ले लो। फ्लैट 10% ऑफ मिलने वाला है आपको अभी S10 का कोड लगाकर। सिर्फ आपको एक कोड लगाना है अभी S10 का, और यू विल गेट फ्लैट 10% ऑफ बाय अप्लाइंग दिस कोड। दूसरी चीज, अनअकैडमी ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन यूजर ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर ले। डाउनलोड इसलिए भी कर लें क्योंकि स्पेशल क्लास मेरी बहुत जल्दी आप लोग देखने वाले हो अनअकैडमी ऐप पर। फ्रीक्वेंट होती है काफी स्पेशल क्लास जिसमें इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वन शॉट रिवीजन होता है, और ये स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होती है। लाइक इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है जो आपको इसको अटेंड करने के लिए देना है, बिल्कुल फ्री है। लाइक इट इज कंसिडर्ड टू बी अ डेमो ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेस। लाइक अगर आप देखना चाहते हो कि प्लस कोर्स या आइकॉनिक कोर्स में कैसे पढ़ाई होती है, कैसे हम डाउट पूछ सकते हैं, एडुकेटर कैसे पढ़ाते हैं, क्या टूल्स होते हैं, किस तरीके से हम वहां पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं वर्बली या लिखकर, वो सारी फैसिलिटीज आपको स्पेशल क्लास में समझ में आएंगी। तो स्पेशल क्लास बिल्कुल एक डेमो क्लास है, एब्सोल्युटली फ्री है। बस इस पे ताला लगा होता है, बस इस पे ताला लगा होता है, मतलब लॉक्ड रहती है, और एक कोड से अनलॉक होगी, और कोड तुम्हें पता है अभी S10 तुम्हें लगाना है। हर ताले की एक ही चाबी है, अभी S10 बस तुम्हें कोड लगाना है। जैसे ही कोड लगाओगे तो वैसे ही वो क्लास क्या हो जाएगी, अनलॉक होगी। और सिर्फ मेरी क्लास नहीं, अगर किसी और एडुकेटर की भी क्लास देखना चाहते हो और वो पता चल रहा है लॉक है वहां पर, तो तुम अभी S10 लगाकर उस क्लास को भी अनलॉक कर सकते हो, और ऐप के जितने भी फीचर्स है, लॉक्ड फीचर्स को भी अनलॉक कर सकते हो। तो देख रहे हो मतलब मेरा कोड कितना काम का है। सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में ऐप के जितने भी फीचर्स, ताले लगे हुए हैं, ये सबका चीट कोड है। सबका क्या करना है, अपन को ताले तोड़ने हैं, और ये कोड लगाकर आप ताले तोड़ सकते हो। क्लियर हो गया? तो अभी S10 का कोड लगाना है एंड यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स एंड ऑल द पर्क्स ऑन अनअकैडमी ऐप।
अगर बात करें इस चैनल की, अनअकैडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट्स चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अमेजिंग सेशंस आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। जितने भी एजुकेटर्स होंगे सब टर्म 1 एग्जाम के ओरिएंटेड आपको सेशंस कंडक्ट करवाने वाले हैं। इस चैनल का लिंक आप सभी को फॉरवर्ड करो, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी टेलीग्राम चैनल है, जितने भी फ्रेंड्स हो, स्कूल का दोस्त, कॉलोनी का, कोचिंग का, क्लासमेट, बैचमेट, स्कूलमेट, जो भी हो, सभी लोगों को फॉरवर्ड करें और जल्दी से इसको 1 मिलियन तक पहुंचाएं। अब आपके हाथ में, तुम्हारे टर्म 1 के एग्जाम को 100% तक पहुंचाना वो मेरी जिम्मेदारी, और इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। तो बिल्कुल इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके वायरल करें, क्योंकि यहां पर असर्शन और रीजन के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट ट्रिक देखी है। क्वेश्चंस तो चलो ठीक है, नॉट नेसेसरली कि ये क्वेश्चंस उठकर आ जाएं, लेकिन ट्रिक्स हमने बहुत जरूरी देखी है कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिसको हम यहां पर फॉलो कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि सेशन के नोटिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। वैसे तो मेरा टाइमिंग फिक्स है, मैं 2 बजे और 4 बजे इस YouTube चैनल पर आता हूं क्लास लेने के लिए लाइव, लेकिन अगर आपको कभी और टाइमिंग पर आ जाऊं, किसी और टाइमिंग पर अगर मैं मिल जाऊं, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अनअकैडमी के साथ इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखें, अनअकैडमी को लव और सपोर्ट देते रहें। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।